लोकसभा के उपचुनाव में यूं तो दो जगह चुनाव होने हैं, आजमगढ़ और रामपुर। लेकिन देश और दुनिया की जो नजरें हैं वो रामपुर के ऊपर टिकी हुई हैं। वजह साफ है, साफ वजह यही है कि आज के वक्त में चुनाव जो है वो मिशनरी किस तरह से लड़ रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। आजम खां चूंकि अब जेल से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी सरकार रामपुर के अंदर उतारी हुई है। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद आजम खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे इसी मुतालिक कुछ सवाल करूंगा और जानूंगा इस चुनावी माहौल को। सर, न्यूज़ वन इंडिया में सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत और शुक्रिया। आपकी सेहत के लिए सबसे पहले दुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त चुनाव आपके सामने है सर, आप चुनाव में निकल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको? अब देखिए, जो लोग भी चुनाव लड़ते हैं या जो दल लड़ते हैं, वो इसी उम्मीद में लड़ते हैं कि वो कामयाब होंगे। और हम तो यहाँ 40-45 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं और तकलीफ़ें उठा रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, समाज के लिए, कमज़ोरों के लिए, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन पर बहुत सितम ढाए जा रहे हैं इन दिनों, और उनसे बहुत घृणा की जा रही है, बहुत नफरत की जा रही है। लूट मार का माहौल है जो आकर यहाँ देखा है। बिजली के नाम पर आप हैरत करेंगे, जो मुस्लिम इलाके हैं शहर मेन के, वहाँ दिन भर में 4 घंटे बिजली नहीं आती। और सिविल लाइन एरिया ज्वाला नगर, यहाँ 4 सेकंड के लिए बिजली नहीं जाती। और हज़ारों FIR, हज़ारों मुकदमे, जेलों को जाना, एक नौजवान का कत्ल पुलिस के हाथों, ऐसा सुना है। और हालत यह है कि पूरे पूरे मोहल्लों को लूट लिया है बिजली घर विभाग ने। एक एक घर से 50-50 हज़ार, एक एक 2-2 लाख रुपया सुनते हैं। बाकायदा वसूलियाँ भी हो रही है। पुलिस ने जगह जगह तिराहों और चौराहों पर अपने डेरे डाल रखे हैं। चेकिंग के नाम पर बहुत लूट मार हो रही है। लेकिन सब्र इसलिए है कि ये लूट मार सबके साथ नहीं हो रही है। ये उन्हीं के साथ हो रही है जिनसे घृणा है, जिनसे ये कहा जाता है कि वो 47वें पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। एक तरफा लूट मार है, एक ही वर्ग की है, एक ही किस्म के लोगों की है। गिरना से सर एक सवाल करूंगा, आज के वक्त में, क्योंकि आप 45 साल का लंबा अरसा है आपका राजनीतिक जीवन का, आज के वक्त में इतनी नफरत, इतनी घृणा क्यों है सर? इतनी गिरावट राजनीति में पहले कभी नहीं थी, इसलिए घृणा भी उसी हिसाब से है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता होगा। और शायद जिस तरह के मुकदमात हम पर हुए और जितने कम वक्त में हुए, 20 दिन के अंदर हम सबसे बड़े दुनिया के अपराधी बन गए। उससे पहले 323 का भी कोई मुकदमा नहीं था हमारे खिलाफ। किसी के खरोंच हमारी गाड़ी से भी लगी हो, ऐसा भी मुकदमा नहीं था। तो ये सब बहरहाल एक मंसूबे के तहत हुआ। क्या दुनिया आने वाले कल ये नहीं देखेगी कि मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हो, CBSE स्कूल चलाता हो कई कई बोर्ड के, और इस तरह से मिशन हो उसका कि जिन बच्चे बच्चियों के माँ बाप नहीं हैं उनकी सारी एजुकेशन फ्री, उनकी साल में 2 बार ड्रेस फ्री, उनको किताबें, उनको कापियाँ, उनके कलम सब फ्री। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन। और जो लोग रिक्शा चलाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे मात्र 20 रुपया फीस ली जाती है। सॉरी, और 20 रुपया भी इसलिए लेते हैं कि ये ना कहा जाए कि वो खैराती स्कूल में पढ़ कर आए हैं, ताकि उनका कभी सर नीचा ना हो। ऐसे शख्स पर मंत्री रहते हुए, मैं मिनिस्टर था, मेरी बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर रही है, मेरा बेटा MTech गलगोटिया से किया है उसने, हम तीनों पर यह FIR हुई कि हमने एक शराब की दुकान लूटी है। जिस शख्स ने सिगरेट नहीं पिया, जो कोका कोला भी नहीं पीता हो, उस पर यह इल्ज़ाम कि उसने शराब की दुकान लूटी और 16,900 रुपया गले से डाका मारा। शर्म आती है हमें, अपने ऊपर तो आती है कि हमारे ऊपर ऐसा मुकदमा हुआ, लेकिन शासन और प्रशासन पर भी शर्म आती है कि क्या दौर था, क्या ख्वाब देखा था हमारे बड़ों ने और क्या आ गया। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी नहीं,
मुर्गी डकैती 395 की धाराएं हैं, 395 जिसमें यही उम्र सवाल मैं कैद, करने वाला था सर कि जिसमें सजा उम्र जी कैद है। जी 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 मुर्गी डकैती, बकरी जी डकैती, भैंस डकैती, किताब डकैती, फर्नीचर डकैती, ये सारी धाराएं हैं। और ये सारे सारे मुकदमे सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों लोगों पर, हमारे पूरे परिवार पर, यहाँ तक कि हमारी मरी हुई माँ पर मुकदमा, हमारी 80 साल की बहन जो 5-6 किताबों की राइटर हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुई हैं, उनको नमाज के मुसल्ले से, शरीफों के घर हैं तो दरवाजे बंद नहीं होते हैं, तो बाहर का गेट खुला हुआ था, पुलिस आई धड़धड़ाती हुई और घसीटती हुई उन्हें जीप में डालकर थाने ले गई। तो ऐसा सुलूक हुआ है। जी बिल्कुल। ऐसा सुलूक, जैसे कि आपने जिक्र किया और आप अक्सर जिक्र करते हैं भैंस चोरी मुर्गी चोरी, तो चोरी वो नहीं, हाँ सर, डकैती। तो उसकी जो और एफआईआर हुई हमने थी सर। हमने नहीं की, हमने कहा कि जाइए ले आइए मुर्गी, डकैती मार आइए, बकरियां डकैती कर लाइए। अगर खुद लाते तो कम से कम मुर्गी का अंडा तो मिल जाता खाने को हमें, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला सिवाय अपमान के, सिवाय तकलीफ़ों के। 27 महीने की सख्त जेल, एक कोठरी में बंद। बेटा हमारा 2 साल रहा, बीवी हमारी 1 साल रहीं, वहीं ठोकर खाकर गिरी और टूटी हुई कमर पर हंसली भी टूट गई वहाँ। तो ये सब वक्त गुजरे हैं अपने वतन में। अपने हम वतनों के हाथों हम इतना जलील और अपमानित हुए हैं और इतना प्रताड़ित हुए हैं, इतनी घृणा हमसे कि अपने आप से भी घृणा होने लगती है। लेकिन हम तो शुक्र करेंगे उस मालिक का, नीले आसमान वाले का, और सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जिसने हमारे चेहरे पर लगी हुई सारी कालक धो दी। और हमें जिसने में ये डर था कि बाहर हम निकलेंगे तो पता नहीं समाज हमारे साथ क्या सुलूक करेगा, लोग सड़कों पर पत्थर मारेंगे, मार डालेंगे हमें कि ये अ, 4.25 बीघा ज़मीन, जिसमें 2 बीघा यूनिवर्सिटी के बाहर है, सैकड़ों एकड़ यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन चंदा करके, भीख मांगकर, दामन फैलाकर इकट्ठा करके और ख़रीदने वाला 2.25 बीघा ज़मीन की बेईमानी करेगा। क्या ये मुमकिन है? जब मैं उन लोगों से कहता था कि भाई अपनी ज़मीनें ढूंढ लो, उस पर कब्ज़ा करो, खेती करो, तो कहते थे हमें पता ही नहीं कहाँ है। हमने कहा अगर पता नहीं है तो उसका पैसा ले लो, तो कहते थे साहब वो डीएम कहता है कि अगर तुमने ज़मीनें बेची यूनिवर्सिटी के हाथ तो तुम्हारा हश्र वो करेंगे जो आज़म खां से भी बुरा होगा। तो वैसे हालात, अदालत भी वही है, मुंसिफ भी वही है। अच्छा सर, हमने देखा कि एफआईआर एक हुई, उसके बाद में फिर आधे घंटे बाद में दूसरी ना ना एफआईआर आ ना, गई, 4 फिर मिनट बाद, तीसरी, इस तरह से 4 मिनट बाद, 7 मिनट बाद। 8 एफआईआर मिली सर जी हमें जी एक दिन जी में। जी, 40-45 एफआईआर हो गई एक रात में। तो बिल्कुल टारगेट कर लिया था। और मुझे तो हैरत है इस बात पर कि देश के गृह मंत्री की इंटेलिजेंस कितनी फेल है। उनके पास तो ज़मीन के अंदर की भी खबर रहती है, आसमान से ऊपर की भी खबर रहती है, लेकिन मेरे बारे में उनको पता नहीं, मालूम नहीं हो सका। उन्होंने सारे चुनाव में एक नंबर का माफिया मुझे बताया, पहले नंबर पर मेरा नाम लेते थे सॉरी, दूसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी का, तीसरे नंबर पर अतीक अहमद का। यही 3 माफिया हैं 135 करोड़ के हिंदुस्तान में, जिसमें पहला नाम मेरा लिया जाता था। और ख़ता ये थी कि मैंने बच्चों के हाथ में कलम देने की गलती की थी। और गली में रहता हूँ, अपने पास अपना कुछ नहीं है। हाँ, ईडी ने जो ज़ख्म दिए हैं जिस्म पर, दिमाग पर, दिल पर, वो ज़ख्म ज़रूर है। 5 महीने की बीमारी के बाद मैं तांता से एक जिंदा लाश की तरह लौटा था जेल। तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मुझे बैठा कर जो सवालात की बारिश होती थी, मैं कहता था कैमरा लगा लीजिए ताकि आने वाला दौर ये देखे तो एक बीमार से आप क्या पूछ रहे हैं और किस तरह का आप उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, कितना उसे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कितना धमका रहे हैं आप उसे। मैं एमपी था, उसके बावजूद मुझे बहुत इल ट्रीट किया जाता था। पूछा जाता था मुझसे एक ही सवाल बार बार कि बताइए विदेशों में कितने होटल हैं आपके, कितनी कोठियां हैं आपकी, कितने बैंक बैलेंसेस हैं आपके, कितनी जायदादें हैं। मैं कहता था भाई बस जायदाद तो गली में एक घर है और बच्चों के लिए एक शादी घर है,
बैंक के अकाउंट बस दो हैं। उस वक्त मैं एमपी था, मैंने कहा एक पार्लियामेंट का है क्योंकि राज्यसभा में भी रहा हूँ, और दूसरा बैंक अकाउंट मेरा विधानसभा का है क्योंकि उस वक्त तक मैं 9 बार एमएलए रह चुका था। तो इसके अलावा अगर कुछ है तो आप ले लीजिए। लेकिन मैं ये कहता ज़रूर था कि आज मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है, शर्म आ रही है अपने ऊपर। आप पर नहीं आ रही, ना गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने ऊपर शर्म आ रही है। और अगर ऐसा ही सुलूक होगा ऐसा काम करने वालों के खिलाफ, तो फिर मुझे आप ये बताना पड़ेगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने जो यूनिवर्सिटी बनाई है उसकी ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ कहाँ हैं, मैं देखना चाहता हूँ। सही बात। सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी रजिस्ट्रियाँ कहाँ हैं? यह सुलूक मेरे ही साथ क्यों है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो इतना जुल्म नहीं किया था। उन्होंने तो दोनों कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी बनाया था, बीएचयू को भी और एएमयू को भी। सर सैयद के इंतकाल के तकरीबन 24 बरस बाद मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया था अंग्रेज़ों ने। और यहाँ एक मेरे जैसे हकीर फ़कीर ने अगर अपने जीवन काल में यूनिवर्सिटी बना दी है तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, इतनी घृणा करेंगे उससे। यूनिवर्सिटी का बहुत लोगों ने बनाई, लेकिन उनका वो कारोबार है, पूंजीपतियों की यूनिवर्सिटियाँ कारोबार है। हमारा मिशन है, उससे कोई तनख्वाह नहीं लेते, हम कोई फ़ायदा नहीं लेते। घर से मिठाई लेकर जाते हैं, मेहमानों का खाना और अपना खाना भी घर से लेकर जाते हैं। तो हमारा तो जीवन का मिशन था। अच्छा, ईडी कई बार यहाँ आई है और हमने बात करने की कोशिश की कि आपको मिला क्या अब तक, कम से कम वो तो बताया। ईडी क्या आपको बताया उन्होंने कुछ? नहीं साहब, कुछ होता तो मिलता ना। मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से होगी? मेरे पास तो जितना कुछ था, जो ज़मीनें खरीदी गई, जो इमारतें बनी, वो सब ड्राफ्ट से पैसा आया, चेकों से आया, वो सारा सबूत दे दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने पैसा दिया था यूनिवर्सिटी को, उन लोगों को इतना परेशान किया है, इतना जलील किया है, और हर वो तरीक़े इख्तियार हुए जो आज के ज़माने में होते हैं पीछा छुड़ाने के, वो सब कुछ उन लोगों ने इख्तियार किए। और उसका बुरा नुकसान ये हुआ, बुरा नतीजा ये हुआ कि अब यूनिवर्सिटी को कोई डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं होता। जो लोग हमारे 80% तो हमारे हिंदू भाई थे जो इसको डोनेशन देते थे, मुस्तकिल देते थे, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें ईडी के सामने जलील नहीं होना है। जबकि वो सब उनका नंबर 1 का था, कोई चेक और ड्राफ्ट ऐसे ही थोड़ी दे देता है। मगर बहुत उन लोगों को सताया गया है। 350 के लगभग मुकदमे हैं सर आपके परिवार पे, जी। कितना दर्द देते हैं ये? 350 जिंदगियां चाहिए उसके लिए, जो मुमकिन नहीं है। बड़ापन है देश का, देश चलाने वालों की महानता है। विश्व गुरु हैं ना हम, हमने अपने से कहा है कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व जी गुरु जी। हैं। पैगंबर इस्लाम की तौहीन करके हम विश्व गुरु हैं, अपने आप से विश्व गुरु हैं, खुद साख्ता, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने से हम कहने लगे कि हम विश्व गुरु हैं। देख लीजिए विश्व गुरु क्या कर रहे हैं अपने चेलों के साथ, अपनी रियाया के साथ, अपने ग़ुलामों के साथ। देखिए हमारी हैसियत तो रियाया और ग़ुलाम की है ना। नंबर 2 और नंबर 3 के शहरी, नंबर 2 के तो हम हो ही गए थे, अब जी जी। तैयारी नंबर 3 के शहरी की है। अच्छा, जिस तरह से चुनाव इस वक्त चल रहा है सर, चुनाव की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत बड़ी फौज मंत्रियों की रामपुर के अंदर प्रचार कर रही है आपके मुकाबले पे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए वो लोग तो ज़ाहिर है हाज़िरी लगाने आते हैं। उनसे आप ये पूछें कि किस मोहल्ले गए थे, किस गांव गए थे, कौन सी चौपाल पर बैठे आप, तो फ़ोटो खिंच जाता है, अखबार में ख़बर छप जाती है, नाश्ता वगैरह हो जाता है। ज़ाहिर है सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो जिन लोगों के अपने काम धाम होते हैं वो तो आ ही जाते हैं, तो रौनक तो हो ही जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि कल एक बड़े जिम्मेदार ने, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, अपना चुनाव वो हार गई है अपनी जगह। जो शख्स अपना चुनाव हार जाए फिर उसको कम से कम हल्की आवाज़ में बात करना चाहिए। और चुनाव भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे, उप मुख्यमंत्री रहता हुआ हारे, तो ठीक है, उन्हें एमएलसी बना दिया गया और
और उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया, लेकिन फिर भी अपने अंदर कुछ एहसास गैरत होना चाहिए। कुछ अपने अंदर भी, अगर इंसान नहीं है तो एक आदमी जिंदा होना चाहिए अपने इस हड्डी गोश्त के शरीर में भी। तो ऐसे लोगों को जिन्हें जनता ने नकार दिया हो, ठीक है हमारी सरकार नहीं बनी, हमें भी नकारा है किसी हद तक, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो हमें नहीं नकारा। जेल में हम थे और इतने वोटों से कभी नहीं जीते जितने इस बार जीते। लोकसभा का चुनाव भी बहुत दहशत के बीच जीते, और किससे जीते वो भी आप जानते हैं, जो एक दानव को मारने के लिए आई थी। दानव को, मैं दानव था। तो लड़ाई किसी को कोठरी में बंद करके नहीं होती है। संघर्ष या जंग किसी को कोठरी में बंद करके नहीं होता है। किसी से हथियार छीनकर उसके सीने में खंजर नहीं घोंपा जाता है। मज़ा तो जब था कि मैदान में, खुले मैदान में बात होती, जो कि नहीं हुई। फिर भी हम रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री थे, अपने ही क्षेत्र में इस बुरी तरह से क्यों हार गए? सुना है जमानत जब्त हो गई है। तो क्यों जमानत जब्त हो गई? तो फिर कुछ तो उन्हें लाज होना चाहिए थी इसकी, कि बड़बोलेपन में थोड़ा सा कंट्रोल रखें। विधानसभा के अंदर भी वो आपे से बाहर हो जाते हैं, और बाहर भी, कल रामपुर में भी आपे जी से जी, बाहर हो गए। अखबार में खबर निकली है कि समाप्तवादी पार्टी बताया समाजवादी को। कि राम राज आएगा, अब्दुल्ला राज नहीं आएगा। रामचंद्र जी हिंदू धर्म के भगवान हैं, बेशक। उनकी पूजा करते हैं हिंदू भाई, उनकी परस्तिश करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। बेशक। हम ऐसे लोग नहीं हैं, ना हमारे संस्कार हैं, ना हमारा मजहब इसकी इजाज़त देता है कि हम दूसरे धर्म के पेशवाओं की तौहीन करें। हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, और जिसकी इजाज़त देता है उन्हें मुबारक हो। तो रामचंद्र जी को, राम राज को अब्दुल्ला राज कहना, इस पर मैं समझता हूँ खुद राम भक्तों को, रामचंद्र जी के उपासकों को इस पर एतराज़ होना चाहिए, और उन्हें कम से कम इस बात के लिए उनसे मना करना चाहिए कि आइंदा कम से कम एक हमारे जैसे गरीब कमज़ोर लोगों का मुकाबला जी अपने जी। धर्म के भगवान से ना करें तो अच्छा है। ये हम तो सुझाव नहीं दे सकते, लेकिन अगर उनके ही लोग दें, उनकी पार्टी दें, उनके मुख्यमंत्री दें और बड़े नेता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा सर, 27 महीने का एक बहुत लंबा वक्त होता है, जी आपने कालकोठरी के अंदर बिता दिया। उस दर्द को जो वहाँ आपने महसूस किया, आपके चाहने वालों ने यहाँ महसूस किया। कुछ दर्द की झलकी अगर कुछ भी साझा नहीं, करें तो सर। कुछ भी नहीं। देखिए, उसका जिक्र करके भी बहुत तकलीफ होती है, उसका तसव्वुर करके भी तकलीफ होती है, और ये सोचकर भी तकलीफ होती है कि अभी तो ज़मानत पर हूँ, बरी थोड़े हुआ हूँ। और बहुत बड़े बड़े लोग इसमें क्योंकि दिलचस्पी रखते हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्र के, तो अब मैं देश के गृह मंत्री का मुकाबला तो नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री का मुकाबला तो नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैंने ये ज़रूर चाहा था कि इससे बेहतर होता कि आप हमें मार देते, ताकि रोज़ की मौत से एक दिन की मौत बेहतर होती। और कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, क्योंकि हमें तो जो दरोगा साहब, इंस्पेक्टर थानागंज हमारा स्टेटमेंट लेने जी जेल जी। गए थे, उन्होंने तो हमारी बड़ी तारीफ करी जेल में। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा बड़ा अच्छा शहर बनाया जी आपने, जी। मैं तो चंद दिन हुए आया हूँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है। लेकिन लुब्बे लबाब उनका ये था कि मेरी आपको एक राय है, एक सुझाव है, और सुझाव ये है कि आप जब बाहर आएँ तो भूमिगत हो जाइएगा। तो मैंने कहा भाई मैं भूमिगत क्यों हो जाऊं? तो बोले आप पर बहुत मुकदमे हैं, आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। जब एक पुलिस ऑफिसर जेल में मुझे इतनी बड़ी धमकी दे सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए मैं कितने ख़तरों में हूँ इस वक्त भी।
तो मैं बहुत छोटा कमज़ोर आदमी हूँ और इतने ताकतवर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि दिन को दिन ही कहना चाहिए, जी जी। इसलिए खड़ा हूँ अपने पैरों पर। जिस दिन थक जाएंगे पैर गिर जाऊंगा। एक पॉलिटिकल सवाल है सर। अग्निपथ, इसने पूरे देश में अग्नि भड़का के रख दी, क्या कहेंगे आप? साहब ये तो उन्हीं से पूछा जाए जिन्होंने ये नाम दिया और फिर नौजवानों को उसी आग पर चला दिया। बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी, बहुत महंगाई है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस पर तो हिंदुस्तान के लोगों को हर व्यक्ति को मैं समझता हूँ भारत रत्न मिलना चाहिए। इतनी बर्दाश्त के लिए हर व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी बहुत छोटी पड़ जाती है जब सवाल नमक हलाली का आ जाता है। तो अब कोई नमक हराम होने का इल्ज़ाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार के ख़जाने से, जिस ख़जाने में हिस्सेदारी 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, उन्हीं के पैसे से, उन्हीं टैक्स से ख़जाना बनता है। लेकिन जब एक माँ ने ये कह दिया कि मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ, तो दरअसल हिंदुस्तान का मिजाज वफा का है। तो अब जब सरकार का नमक खा रहे हैं तो नमक हलाली तो करना होगी, और जब नमक हलाली करेंगे तो बर्दाश्त करना होगा। वही बर्दाश्त हो रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने सरकार पे ट्वीट किया कि सरकार की जो कार्रवाई है अब कहाँ है, और बुलडोजर क्या किसी खास समुदाय के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है? मैंने ये सवाल किया था कल डिप्टी सीएम से, तो उन्होंने कहा कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील इसका जवाब देंगे। आप किस नज़र से देखेंगे इसको? मैंने इस सवाल को आजमगढ़ की दोनों सभाओं में उठाया था, और मुझे आज जवाब गालिबन अमर उजाला या दैनिक जागरण में मिल गया। उन्होंने खुद फ्रंट पेज पर ये लिखा है कि लूट और आगजनी करने वालों के खिलाफ लूट और आगजनी के मुकदमे कायम नहीं किए गए, सिर्फ उपद्रव के, और उपद्रव के भी नहीं, माहौल ख़राब करने के 323, 147 इस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं। तो उसने वजह जानना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनके घर नीलाम हो गए, वो कौन लोग थे जिनकी छतें और दीवारें तोड़ दी गई, वो उनके गुनाह क्या थे, और अब कब उनसे भरपाई की जाएगी जो सरकारी अमलाक को फूक रहे हैं। लेकिन जब उनके खिलाफ अमलाक फूकने की रपट ही नहीं होगी, मुकदमे ही दर्ज नहीं होगा, तो भरपाई कहाँ से होगी? तो देखिए, हमारे साथ जो हो रहा है हम उसके मुस्तहिक हैं, हम उसके मुस्तहिक हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सर, जेल आप गए, 27 महीने रहे, वापसी आए तो अंदाज़ा ये था कि लोग आपसे बहुत कम खैरियत के लिए आएंगे, लेकिन जिस तरह से आपका खैर मकदम हुआ, लोगों ने आपका स्वागत किया, लोगों ने सड़कों पर आंखें बिछा दी, इस रिश्ते को क्या नाम दें सर? ये एक वालेहाना रिश्ता है जो 40-45 साल की जद्दोजहद का, जिसमें कहीं ना मुल्क बेचा, ना ज़मीर बेचा, ना उसूल बेचे, और जब भी किसी के काम, अगर किसी की राह से तिनका भी हटा सकते थे तो वो हटाने की कोशिश की। शायद ही कम से कम हिंदुस्तान, बैरून हिंदुस्तान भी, हिंदुस्तान की कोई गांव गली ऐसी हो जहां मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में मेरे ज़िंदगी के लिए, मेरी सेहत और मेरी रिहाई के लिए दुआ ना हुई हो। और हर जुमे को होती थी। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे वो मुस्तकिल नमाजी हो गए, गंडेदार नमाजी। जो कभी कभी रोज़ा रखते थे उन्होंने पूरे रोज़े रखे। जो कभी तहज्जुद नहीं पढ़ते थे वो तहज्जुद गुजार हो गए। जो जो कभी मुझसे मिले नहीं, कभी मुझसे बात नहीं की, मैं कभी नहीं मिला, जिनका कभी मुझसे कोई काम नहीं पड़ सकता, जी जी। उन लोगों की जिस कदर दुआएं थी वो ज़ाहिर है अर्श को हिलाने के लिए काफ़ी थी। इससे ही अरबाब इख्तिदार को सबक लेना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे बेगुनाह को सताया जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा गई थी। सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले लेना पड़े जो आज़ाद हिंदुस्तान में सिर्फ मेरे लिए लिए गए। मैं उनका इंतहाई एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और इसीलिए हमने निकलते ही सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद कहा था।
आखिरी सवाल सर, टीपू को आपने सुल्तान बनाया था, क्या आसिम को राजा बनाने जा रहे हैं? मेरी तो यही दुआ है, यही कोशिश है। हम सब कार्यकर्ता जितने भी हैं मेहनत में लगे हैं, और सरकार नहीं बनी उसका भी भरोसा नहीं था। तो क्यों नहीं बनी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन जब जीतने वालों से पूछता हूँ कि भाई आप जीते कैसे, तो वो कहते हैं पता नहीं। हारने वालों से पूछता हूँ भाई आप हार क्यों गए, तो कहते हैं पता नहीं। लेकिन सरकार तो बन गई। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता है। पता यह है कि मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर 2 जगहों पर आया था। एक गया वो बिलासपुर की सीट पर, और दूसरी जगह वो गया शाहबाद की सीट पर, जहां जनगणना हो रही थी। हालांकि कमिश्नर को वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर कमिश्नर को जाना था तो पूरी कमिश्नरी के हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर जाना चाहिए था, लेकिन वो 2 ही जगह का दौरा रहा उसका। जिलाधिकारी जाते और दूसरे लोग जाते, इलेक्शन कमीशन के लोग जाते, लेकिन कमिश्नर का 2 जगह जाना और उन दोनों सीटों का हार जाना, एक का तकरीबन 150 वोट से और एक का 3-4 हज़ार वोट से, ये हार जाना ही साबित करता है कि बात तो कुछ है साहब, बात तो कुछ है। सरकार ऐसे ही बनी है। हमारे यहाँ बाकी किसी सीट पर नहीं गया कमिश्नर, लेकिन 2 सीट पर गया और दोनों हार गई। आपका इशारा इस तरफ है कि कम मार्जिन से जो सीटें हारी गई हैं उन्हें हराया हराने गया। के लिए कम और ज़्यादा मार्जिन की कहाँ ज़रूरत है। यहाँ तो 12 बजे से अनाउंसमेंट ही बंद कर दिया गया था बिलासपुर में। कम और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गंगा जल में, एक ड्रम गंगा जल में अगर एक पेशाब की बूंद डाल दी जाए तो गंगा जल पेशाब हो गया। जमजम के एक ड्रम में भरे हुए एक बूंद पेशाब की डाल दी जाए, वो पेशाब हो गया। तो गंदगी तो गंदगी ही है। अगर एक गलत काम करना है तो छोटा है तो भी गलत है और बड़ा है तो भी गलत है। छोटा काम क्यों किया जाए? जब लूट करना ही है तो ढंग से की जाए। हम तो 5 सीटें जीते हुए हैं, 5 जीते हुए हम। आज आप दोबारा काउंटिंग करा दीजिए। अब खबर यह है कि मशीनें आ गई हैं, और हमारी मुसद्दक़ा खबर है, हमने वर्कर्स को बता भी दिया है कि मशीनें चेंज हो सकती हैं, ऐसी हमारी खबर है। तो निगरानी करेंगे, रास्तों की भी निगरानी करेंगे। हमारी अपील भी है। अब कितनी सुनी जाएगी कि जिन वाहनों में मशीनें लाई जाएं, पहले उन वाहनों की तलाशी हो कि उसके अंदर पहले से तो कोई मशीन नहीं है। रास्ते में लोग पीछे चलेंगे हमारे हर गाड़ी के, ताकि ये देख सकें कि रास्ते में मशीनें ना बदल दी जाएं। तो डर तो हर बात का है, क्योंकि मद्दे मुकाबिल बहुत ताकतवर हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं, अपराधी हैं, चोर डकैत लोग हैं, शराबें लूटने वाले लोग हैं। हमारी मरी माँ भी, हमारे रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भाई भी मुजरिम हैं, बहनें, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पार्टी के लोग, हज़ारों मुकदमे हैं। तो चोर डकैत लोग हैं, माफिया हैं, ज़मीनों के लुटेरे हैं, समाज के बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर धब्बे को धो दिया है, अपने इंसाफ के पानी से धो दिया है, इंसाफ के तराजू को बुलंद किया है, उसका वक़ार रखा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे मेरे साथ मोहम्मद आज़म खान साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ मेरे इस इंटरव्यू में धमाकेदार सवालों के धमाकेदार जवाब दिए, और उसके बाद ये भी जता दिया कि शेर शेर होता है। आज़म खां हैं, मुकाबला करने के लिए कोई भी आए, आज़म खां डटे हुए हैं। अब 23 तारीख के बाद 26 में सेरा किसके सिर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है, और मुकाबला करने के लिए दोनों तरफ की फौजें बिल्कुल तैयार हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फ़हीम खान, रामपुर।